इंडियन हिस्ट्री की ये जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम अर्ली मिडिवल पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसकी पॉलिटी। तो इसमें जो सबसे पहले जो बात बड़ी इम्पोर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि जब हम मतलब हिस्ट्री पे बात करते हैं तो एक वो जो एक कंसेप्चुअल वोकेबलरी या मतलब जो जब हम बात करते हैं तो हम कुछ टेक्निकल टर्म्स या स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल हम पावर की बात करेंगे जो आए सॉवरेनिटी की, आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की, आप इकोनॉमी में देखिए, आप कम्युनिटी को देखिए, सोसाइटी को देखिए। तो ये जो सारी ये टर्म्स यानी ये मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं, ये हम जो बाकी सोशल साइंसेज हैं मिसाल इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उनसे हम ये लेते हैं यानी वो हम वहाँ से बारो करते हैं। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ये तो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। अब हिस्ट्री में किसी भी जगह आपको देखोगे वहाँ वो पावर पे, सॉवरेनिटी पे, वो मतलब ब्यूरोक्रेसी पे, वो कम्युनिटी पे, वो ट्रेड में जो जितनी भी आती है, इकोनॉमी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पे जो कंसेप्चुअल बात करेंगे, इसकी थेरीज वो इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी मतलब इसकी पहले से एक नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि पावर क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो चाहे वो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हो, पॉलिटी से ताल्लुक़ रखते हो, इकोनॉमी से ताल्लुक़ रखते हो, तो ये जो सारी हम कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स या मतलब ये जो अल्फाज या वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। यहाँ पे जब हम मतलब पॉलिटी की बात करते हैं तो हम इसमें क्या लेते हैं कि ये जो मतलब पावर है इस पे हम बात करते हैं कि इसका नेचर क्या होता है, यानी जो इसमें आप देखते हो कि ये असल में होता क्या है। एक पॉलिटी में जो हुकूमत होती है वो क्या होती है, फिर इसकी हम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से मतलब वो मुख्तलिफ एक्टर्स होते हैं, फिर इसी तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर्स होते हैं, कौन कौन से मेन एजेंट्स या एक्टर्स इसमें होते हैं। तो ओवरऑल इस पे पावर पे आप बात करोगे, इस पे नेचर पे बात करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसे होती है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। तो जब आप अर्ली मिडिवल पीरियड को देखोगे तो आप इसमें जब हमने बात की कि एक स्कूल है जो कि सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता है कि इससे पहले यहाँ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर्स रहे, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसमें आप देखोगे गुप्ता पीरियड या हर्षवर्धन के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग छोटी छोटी रियासतें या वो अपने आप कुछ एम्पायर भी समझते हो लेकिन वो छोटे छोटे पावर सेंटर्स थे। मिसाल आप कश्मीर में देखोगे इस पीरियड में, जिस पे हम पीरियड पे बात कर चुके हैं कि ये पीरियड कौन सा है, तो इसमें करकोटा, उत्पला और लाहौराज यानी ये तीन जब आप देखोगे तो इन तीनों ने इस पीरियड में यहाँ हुकूमत की है। तो उसके बाद एक और जो दमराज जो यहाँ पे क्लास लैंड लॉर्ड्स का बना है। तो जब आप देखोगे कि अर्ली मेडिवल पीरियड तो सबसे पहले आपको इसमें यह समझना है कि पावर सेंटर्स कहाँ पे थे, या जो आप इसको स्टेट समझे, आप इसको छोटे छोटे एम्पायर समझे, लेकिन पावर के जो ये सेंटर्स थे ये कहाँ कहाँ पे थे। तो इसमें ये कश्मीर में था, मतलब जिस तरह हमने बात की कि यहाँ करकोटा, उत्पला, लाहौराज वगैरह वगैरह, ये जो दमाराज इसी में वो लैंडेड मतलब एक क्लास डेवलप हो गया था। अब गंगा वैली को देखिए, अब कन्नौज को वहाँ पे देखिए, ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो गंगा दोआब है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रगल वो जो ट्राइबल यानी तिकोनी वो एक जंग चल रही थी पालाज में जो कि ईस्टर्न इंडिया में थे, प्रतिहाराज जो कि वेस्टर्न इंडिया में थे, और इसी तरह से राष्ट्रकूटाज जो कि दक्कन में थे। तो ये कन्नौज का जो इलाका है या एरिया है, इसमें इन तीन ताकतों के दरमियान एक जंग चली आ रही थी। अब बिहार और बंगाल को देखिए तो इसमें पालाज वो हुकूमत कर रहे थे। अच्छा, आप इसी तरह से आसाम में वर्मन जो वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। तो उड़ीसा में आप कलिंगा वगैरह का इलाका आप देखोगे तो मुख्तलिफ यानी वहाँ पे आप चीफ देखोगे इस तरह के छोटे छोटे वो वहाँ पे मतलब प्रिंसिपलिटीज में काम कर रहे थे। तो अगर आप वेस्टर्न इंडिया को देखोगे, आप गुजरात और मालवा को देखोगे तो गुर्जरा, प्रतिहाराज और बाद में जो राजपूत यहाँ पे जो इनके फेडेटरीज थे वो फिर बाद में वहाँ पे हुकूमत में आ गए थे। अच्छा, आप दक्कन को देखिए यानी जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान का जो इलाका एरिया है उसमें आप देखोगे राष्ट्रकूटाज वो वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे।
आप साउदर्न इंडिया को देखोगे तो ये तमिलनाडु, केरला, साउथ कर्नाटका, इसी तरह से साउदर्न आंध्र प्रदेश जो आज का है, इसमें ये हुकूमतें थी, यानी पालावाज, चालुक्याज और चोलाज। यानी साउदर्न इंडिया में ये पावर के सेंटर्स थे, या मतलब छोटी छोटी स्टेट्स थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे यानी 10th सेंचुरी से आनवर्ड चोला, पांड्या और चेराज, इनके दरमियान एक वहाँ पे एक जंग सी छिड़ गई थी। तो ये आप समझे कि ये उस टाइम की इंडिया में जो मेन जो स्टेट्स थी, छोटी छोटी रियासतें थी या छोटे छोटे एम्पायर्स थे, बल्कि आप इसको पावर के सेंटर्स कहोगे, तो ये यहाँ पे थे। यानी अब वो कोई ऑल इंडिया या पैन इंडिया एम्पायर नहीं रहा था, यहाँ पे ये छोटी छोटी मतलब आप इनको रियासतें, जिस राज्य की स्टेट से, इसी तरह ये थी, ये यहाँ पे सब मतलब पावर सेंटर्स थे। तो अब गुप्ता पीरियड, या जिसको मैंने अर्ली हिस्टोरिक या गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज जो रोमेला था पर उसके लिए इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद हर्षा का जो एम्पायर आता है, उससे ये चेंज कैसे आ गई, यानी ये छोटी छोटी रियासतें, इसकी कैसे क्या वजूहत थी कि ये सारी स्टेट्स वजूद में आ गई थी। अच्छा, फिर इनका निज़ाम क्या, सिस्टम क्या था हुकूमत करने का, यानी वो जो नेचर, उसके बाद उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैसे काम कर रही थी। तो इस पे पॉलिटी पे मेनली यहाँ पे जो मॉडल डेवलप हो गई, यानी पूरा इसका जो स्ट्रक्चर था, उस पे हम आपको पहले इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। यानी या तो वो फ्यूडल था, या फिर उसमें दूसरा जो कंसेप्ट है सेगमेंटरी स्टेट का, या फिर इंटीग्रेटिव मतलब ये जो स्टेट, इसका एक मॉडल है जिस पे हम बात करेंगे। तो अभी मैं जब इस पे मतलब थोड़ा काम कर रहा था लेक्चर पे, तो इस पे मैंने सोचा कि जो फ्यूडलिज्म पे पूरा डिबेट है इंडियन हिस्ट्री में, फ्यूडलिज्म पे, उस पे हम अब मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा, क्योंकि बड़ा एक ज़रूरी टॉपिक भी है और इस पे मतलब डिटेल बात करनी भी चाहिए। लेकिन इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक सेंट्रलाइज एम्पायर डिक्लाइन होगा था, यानी फ्रेगमेंटेशन हुई थी, ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, जो वो इंटरमीडिएट्स आ गए थे, लैंड लॉर्ड्स वगैरह वगैरह। तो ये उनकी व्यू थी, यानी कैसे वो फ्रेगमेंट्स में तकसीम हो गया था एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। फिर इकोनॉमी में, करेंसी में क्या चेंजेस वगैरह आ गई थी। तो ये आर एस शर्मा की व्यू थी। उसके बाद उसका मुखिया उसकी क्रिटिसिज्म करता है। फिर इसी के बाद चट्टोपाध्याय, यानी वो अर्बन जो डिक्लाइन है उस पे वो क्रिटिसाइज करता है। अब मैं इस फ्यूडलिज्म पे मैं एक अलग सा पूरा एक लेक्चर इस पे दूंगा। तो आज हम बात जो जिस पे करेंगे वो है सेगमेंटरी स्टेट। हमने चोलाज पे बात की, साउथर्न इंडिया में चोलाज वहां पे थी या उसके बाद थी। तो इनका जो पॉलिटी जो इनकी थी उस वो कैसे काम कर रही थी, तो उसके बारे में पहले तो मतलब जो नीलकंठ शास्त्री थे वो वहाँ पे कहते कि वहाँ के वो ब्यूरोक्रेटिक मतलब ब्यूरोक्रेसी थी। उसके बाद एक इम्पीरियल चोला एम्पायर था। लेकिन इसकी मतलब मेन जो एक थॉट जो सामने लाई थी या मॉडल जो सामने लाया था वो बर्टन स्टेन ने लाया था, जिसको हम सेगमेंटरी मॉडल कहते हैं या सेगमेंटरी स्टेट। तो अगर आप बर्टन स्टाइन को देखोगे तो वो इसमें डुअल सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, यानी दो तरह की हुक्मरानी की वो बात कर रहे थे। तो ये असल में रोनाल्ड एक इंडियन, उन्होंने इस पे बात की कि इन्होंने दो तरह की सॉवरेंटी की बात की, हाकिमियत या हुकूमत किस तरह से, वो दो तरह की थी। एक रिचुअल सॉवरेंटी और दूसरी पॉलिटिकल सॉवरेंटी। ये बर्टन स्टेन, यानी ये जो इस पे रिसर्च किया गया है, असल में 1973 में बर्टन स्टाइन ने ये आर्टिकल ड्यूक यूनिवर्सिटी में पेश किया था। उसके बाद उन्होंने पेजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मिडिवल साउथ इंडिया, ये उनकी एक मैग्नम ऑपस या उनकी एक बड़ी किताब, मशहूर किताब है, जिसमें इन्होंने ये पूरा मॉडल डिस्कस किया है। तो वो ये कहते थे कि जो चोला स्टेट थी, इट वाज ए मल्टी सेंटर्ड सिस्टम, यानी चोला एक मल्टी सिस्टम सेंटर्ड एक यहाँ पे एक स्टेट थी। तो इसमें वो नाडूज थे, यानी सेवरल हंड्रेड जो ऑटोनॉमस और हाईली डेवलप्ड एरियाज थे। यानी इसमें एक आप इस तरह समझिए कि एक चोला एम्पायर है, इसमें सैकड़ों हिस्से हैं जिनको नाडूज कहते हैं। अच्छा, अब आप देखोगे इसमें कि वो बात करते थे कि एक इसका सेंट्रल एरिया है, यानी जो जहाँ पे चोला जो मेन स्टेट थी, उसके बाद इसमें आता है जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट या पेरिफेरी के जो एरियाज हैं। यानी दो जगहों पे चोला स्टेट की हुकूमत थी। एक तो इसका जो सेंट्रल एरिया है वहां पे इनकी पॉलिटिकल सॉवरेंटी थी, और इसी तरह से ये जो इंटरमीडिएट, यानी आप इसको एक कोर एरिया देखोगे, उसके बाद इसका दूसरा और फिर तीसरा हिस्सा आएगा।
था। तो जो कोर एरिया है पूरा चोला स्टेट का, वहाँ पे इनकी पॉलिटिकल सॉवरेंटी है। इसी तरह से जो ये मिडल में है या पेरिफेरी पे जो एरियाज है, उनमें भी अपनी यानी पॉलिटिकल ऑटोनोमस सॉवरेंटी थी। उन इलाकों में जो नाडूज थी, वहाँ का जो लोकल एलीट था, उनकी वहाँ पे हुक्मरानी थी। अब चोला स्टेट का क्या था कि अपने कोर एरिया में उनकी पॉलिटिकल सॉवरेंटी थी, लेकिन उससे बाहर जो जितने भी एरियाज थे वहां पे उनकी, जिसको वो कहते हैं रिचुअल सॉवरेंटी थी। आप समझिए कि एक सिंबॉलिक सॉवरेंटी थी, या एक मतलब आपके एक रस्मी उनको मतलब माना जाता था, यानी सिर्फ एक एफिलिएशन थी। बाकी जो लोकल यूनिटीज थे वहां पे उनकी अपनी हुकूमत थी। यानी वो ये सेंट्रलाइजेशन पे बात नहीं करते हैं, बल्कि इसमें वो सेगमेंट्स पे बात करते हैं। मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे और हर सेगमेंट अपनी जगह ऑटोनॉमस था, लेकिन हर जगह में एक सॉवरेंटी थी जिसको रिचुअल सॉवरेंटी कहते थे। और वो एक जो मेन जो सेंट्रल, या आप उसको कहोगे कि एक डोमिनेंट पावर था, उसकी सिर्फ सॉवरेंटी थी। अब वो किस तरह, ये मतलब आइडियोलॉजी क्या थी कि सॉवरेंटी को इस पूरे इलाके पे वहाँ जो रिट चलती थी वो उसको शिवा कल्ट के जरिए वो कहते हैं कि इट वाज द शिवा कल्ट वाज द मेन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट इन दिस। तो उसके बाद इस पे टेम्पल पैट्रोनेज वो करते थे, यानी टेम्पल पैट्रोनेज वो पहले रूरल एरियाज थे, उसके बाद वो अर्बन एरियाज की तरफ चला गया। यानी एक टेम्पल वहाँ पे होता था, उसको वो पूरा पैट्रोनेज करते थे, और वहाँ पे शिवा कल्ट था, वो उनको लेजिटिमेसी इस पूरे एरिया में देता था। तो ये आप समझे कि आइडियोलॉजी इसमें शिवा कल्ट प्रोवाइड करता था। तो यही मतलब एक पूरे एरिया में इस चोला एम्पायर में कॉपर प्लेट्स पाए गए हैं, लेकिन वो सिंपली मैसेज देते थे कि एक रिचुअल सॉवरेन है। एक्चुअल सॉवरेंटी हर एरिया में उसके अपने जो वहाँ पे लोकल एलीट था उनकी वहाँ पे मतलब अपनी हुकूमत थी। तो ड्यूअल सॉवरेंटी यानी एक तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो हर जगह पे अपने अपने जो मतलब डोमिनेंट पावर्स थे, लेकिन एक रिचुअल सॉवरेंटी जो हर जगह एक थी। तो वो एक मेन एरिया की, जिसको आप चोला स्टेट कह सकते हो, वो हर जगह पे आती थी, उसको रिचुअल यानी वो सिर्फ रस्मी एक सिंबॉलिक सॉवरेंटी थी, वहां पे उनकी एक हुकूमत थी। तो ये आप इसी तरह से वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे हायरार्कियल ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि हर जगह अपने ब्यूरोक्रेट्स थे, जिस तरह आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो ये हर जगह पे उनकी मतलब अपनी थी। तो मल्टीपल सेंटर्स थे, यानी एक ही सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था, बल्कि सेगमेंट्स में था, और हर जगह अपनी पॉलिटिकल सॉवरेंटी थी, लेकिन सिर्फ एक थी जो रिचुअल सॉवरेंटी थी, इसको बाइंड कर रही थी, वो चोला स्टेट की थी, या मेन जो उनका चोला एम्पायर का था। उसके बाद उसकी रिचुअल सॉवरेंटी हर जगह पाई जाती थी। तो ये बर्टन स्टाइन ने मतलब लिखा है इस पे सॉवरेंटी, ये जो मतलब ये जो चोला स्टेट थे। उसके बाद इसमें एक और मेन मतलब जो स्टडी हुई थी वो चट्टोपाध्याय और बाकी जो स्कॉलर्स थे। अच्छा, ये दोनों सिस्टम यानी एक तो फ्यूडल सिस्टम और सेगमेंटरी सिस्टम, ये फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, यानी एक अलग अलग यूनिट्स थे। तो फिर चट्टोपाध्याय ये व्यू सामने लेके आएंगे कि दैट देयर कैन बी एन अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन। उसमें अगर हम इन्हें तोड़ कर इसको नहीं, बल्कि हम इसको जोड़ कर समझ सकते हैं, एक इंटीग्रेशन के जरिए हम समझ सकते हैं। तो उसमें कई फैक्टर्स थे। वो इस बिना पे बात करते थे कि इन दैट टाइम जो एक लीनेज ने रूलिंग लीनेज थी, आप समझे एक जगह एक खानदान है, तो खानदान थोड़ा थोड़ा अब एक्सपैंड होता गया। वो कैसे एक्सपैंड होता गया, उसमें कई चीजें थी। यानी एक तो उसमें ये थी कि एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट आ गई थी, जिसको कि वो क्षेत्राइजेशन या राजपूताइजेशन जो हरमन कुल के उसको कहते हैं, कि एक खानदान है, आप इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं। एक खानदान है, वो एक्सपैंड होता है। अब वो एक्सपैंड कैसे होता है, बिकॉज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इसमें हुआ था, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई थी। उसके बाद जो ट्राइबल्स थे वो यानी उनकी वो पिजेंटाइजेशन हुई थी, यानी जो ट्राइबल्स थे जो कि एक नोमैडिक टाइप के हो गए थे, वो ज़राअत एग्रीकल्चर में आ गए थे। तो इससे एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ। इसी तरह से ट्रेड कॉमर्स का, इसमें ट्रेड का एक्सपेंशन होता है। तो अब एक रूलिंग लीनेज है, ये एक जगह काम करती है, उसके बाद ये एक्सपेंशन, यानी एक उनका न्यूक्लियर एरिया है जहां पे ये बेस्ड है, वहां से ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करके जो इसके नेबरिंग एरियाज है उसमें चले जाते हैं। तो एक
मतलब एक पहले वो उसको एक स्टेट सोसाइटी कहते हैं, स्टेट सोसाइटी से अब ये बनती है एक छोटा सा एक मतलब आप समझिए एक छोटी सी एक स्टेट बनती है। तो इसका न्यूक्लियर एरिया होता है, और उसके बाद ये जो बाकी एरिया जिनको अपने अंडर इसमें मतलब एक अपने अंदर इसमें वो दाखिल करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके एक एक्सपैंड होता है, यानी एक हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन होता है। एक जगह आपका एरिया है, यहाँ से आप ट्रेड, यहाँ से एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, आपने टेरिटरी का अपना एरिया जो है उसको इंक्रीज किया, तो आप हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन आपका हो रहा है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो जो मतलब ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स पेजेंट्स इसमें बन गए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया। तो जब ये सारी चीजें आ गई, इसमें क्या हुआ कि इसने एक मदद दी ताकि ये जो स्टेटस थी वो फैल जाए। तो चट्टोपाध्याय की यही मेन मतलब इसमें है कि एक प्रोलिफरेशन हुई रूलिंग लीनियज की, बहुत ज्यादा सर राजपूत में बहुत ज्यादा वो फैल गए थे। फिर यही क्षेत्र मतलब इसको आप कह सकते हो कि एक क्षत्रियाइजेशन या राजपूताइजेशन जिसको वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी रूलिंग लीनियज फैलनी शुरू हो गई। वो क्यों फैलनी हो गई? क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया था। अब बहुत सारी इसमें खत्म भी हो गई थी, लेकिन बहुत सारी इसमें आगे बढ़ के बड़ी बड़ी स्टेट्स वो मतलब आप उस टाइम की बड़ी स्टेट्स वो बन गई थी। तो ये मॉडल बिलीव करता है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस ये दोनों एक जगह चल रही थी। उसके बाद जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई, यानी स्टेट सोसाइटी की, रूलिंग लीनियज की, यानी जो प्री स्टेट पॉलिटीज थी उनकी डेवलपमेंट हो गई, और वो स्टेट पॉलिटीज हो गई, यानी एसिमिलेशन हो गया, छोटी छोटी रियासतें अब बड़ी हो गई, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली हो गया, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि मतलब अब ये कंटेस्ट कर, यानी जब इनका थोड़ा एरिया बढ़ गया तो ये बड़े पावर के लिए अब कंटेस्ट कर गई, जो उसके बाद वो राजपूत स्टेटस बन गई। तो ये पूरा है जो चट्टोपाध्याय का है, जिसको कि इंटीग्रेटेड पॉलिटी कहते हैं हम। और इसमें जो हरमन कुलके का ये जो आता है उसमें राजपूताइजेशन यानी एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो सिंपली ये इंटर रिलेशनशिप है किसके दरमियान? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस के दरमियान। तो आप समझिए एक सेगमेंट है या लीनेज है, वो किसी एथनिक ग्रुप का वो अटेम्प्ट करता है कि एक पॉलिटिकल पावर को वो हासिल करे। अब इनका किस में ओरिजिन है? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में है। क्योंकि एग्रीकल्चर कैसे एक्सपैंड हुआ, उसमें एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई, और दूसरा ट्राइबल ग्रुप पेजेंट बन गए। तो इसने मदद दी कि नए नए एरियाज जो है उनको इस स्टेट में दाखिल करे। तो ये जब एरिया बढ़ता गया उसके बाद ये पावर मतलब बढ़ता पावर गया। लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल एक पैराफिट यानी बिल्कुल एक सामने की तरफ, एक तो ऊपर एक जो वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तो बिल्कुल सामने, यानी एक तो इसमें पॉलिटिकल पावर इनका फैल गया, इसी तरह से इनका जो रॉयल कल्ट था वो फैल गया, यानी उनकी जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी, सोशल आइडियोलॉजी थी, वो फैल गई। अब इनका जो कल्ट था यानी मजहबी बिलीफ क्या था, वो भी इसी तरह हॉरिजॉन्टली फैल गया। फिर ये बात करते हैं कि इसमें जो भक्ति ट्रेडिशन, उसने इस तमाम मतलब ट्रेडिशन में, इस तमाम प्रोसेस में एक यूनिफॉर्मिटी लाई, और ये एक जैसा बन गया, यानी भक्ति ने इस तमाम को एक जगह जमा किया और एक यूनिफॉर्म सा बन गया। और फिर इसमें टेम्पल, यानी अगर आप इस पिरामिड देखोगे तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनते हैं। तो ये चट्टोपाध्याय का है। इसमें एक जो बात समझने वाली है वो यही है कि वो दोनों फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स में बात करते हैं, यानी आपसे को तोड़ कर बात करते हैं, लेकिन ये एक जोड़ कर बात करते हैं। इसी तरह से ये जो ब्रह्मदयाज या देवादाना जो ग्रांट्स थे, वो कहते हैं कि ये मतलब इसने कोई ऐसी तब्दीली नहीं लाई कि ब्रेक डाउन हो गया, बल्कि आप इसको समझ सकते हो कि इन्होंने जब एक ग्रांट दिया जाता था तो वो उसको एक पैटर्नेज मिलती थी, तो वहां उस जगह पे भी इसको एक लेजिटिमेसी हासिल होती थी अगर वो कोई बादशाह उसमें देता। तो ये आप समझे कि इसकी पॉलिटी मतलब इस पीरियड की है। इसमें तीन तरह, ये जो मैंने पहले पॉलिटिकल सेंटर्स वहां पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन थे और पूरा काम कैसा इस पीरियड में होता था, वही तीनों चीज से हुआ, यानी तीनों मॉडल है। हालांकि साउथ में एक अर्ली स्टेट मॉडल भी है, और उसके बाद यहाँ पे फ्यूडल मॉडल भी साउथ में अप्लाई किया गया है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखोगे उसमें फ्यूडल मॉडल का आता है। इसी तरह बाद में इसमें एक ये जो इंटीग्रेटिव मॉडल जो चट्टोपाध्याय लाते हैं, अब वो सेगमेंटरी स्टेट मॉडल वो साउथ में अप्लाई होता है, यानी बर्टनस्टाइन ने उसको साउथ के लिए अप्लाई किया। लेकिन अब उसके लिए अर्ली स्टेट या फिर फ्यूडल मॉडल भी कुछ लोग वो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, और वो उस पर भी है ना, इनका फिर अपना अपना एक क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये एक डिबेट है जो चलता रहेगा।
तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में अब फ्यूडल डिबेट इन इंडियन हिस्ट्री, यानी इस पूरे डिबेट में फ्यूडलिज्म की एक सेंट्रलिटी है। तो उसमें अमर शर्मा की भी, चट्टोपाध्याय की भी, फिर जो ये जो मतलब इसमें जो चट्टोपाध्याय है, उसके बाद हरबरस मुखिया है, इन तमाम व्यूज को हम मतलब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीधे फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल डिबेट इन इंडियन हिस्ट्री इस पे आएंगे।